हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट तक क्लासेस पर। मैं संजय सियाक आज आपके लिए कल जो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी रेलवे एलपीओ टेक्नीशियन 2018 के प्रीवियस पेपर की, उसका आज पार्ट सेकंड का आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। तो कल पार्ट फर्स्ट जो हमने सॉल्यूशन किया था उसमें थोड़ा सा हमको टाइम ज़्यादा लग गया था। आज मैं कोशिश करूंगा कि टाइम थोड़ा सा कम लगे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से ये पार्ट सेकंड जो आपके हुआ था, सेकंड शिफ्ट है ये 9/8/2018 की 1 से 2 बजे तक हुई थी। इसको सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा और थोड़ा स्पीड से करवाऊंगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम। सोडियम और पोटेशियम ये धातुएं उच्च प्रतिक्रियाशील होती है, जो वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इन धातुओं को केरोसिन में रखा जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा सोना, गोल्ड। इसको लैटिन शब्द में कहा जाता है ओरम, इसलिए इसका सिंबल होता है AU और इसका एटॉमिक नंबर होता है 79। आपको दिख रहा होगा कॉपर, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा होगा कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। और आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा प्लेटिनियम, इसका सिंबल होता है PT और इसका एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो ये होता है 78। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि नीचे दिए गए चित्र को उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित किया गया है। नीचे के चित्रों में से सही चित्र को समाविष्ट करने वाला चित्र कौन सा है। आपको यहाँ पे ऊपर यह चित्र दिया गया है और पूछा गया है कि ABCD जो चार ये ऑप्शन ये आकृतियाँ दिख रही है, इनमें से किस आकृति में ये चित्र पूरी तरह से सन्निहित है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है इसमें, इनमें से कौन सी में। तो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा होगा, देखो ये सेम टू सेम एग्जिस्ट कर रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड वाली आकृति में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, जो ऑप्शन नंबर आपको 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है कि दो पाइप एक साथ काम करते हुए क्रम से किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। जब एक टंकी 1/12 भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। दो पाइप है, पाइप पहला मैं A मान लेता हूँ जो टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, और नेक्स्ट पाइप B मान लेता हूँ जो टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, और एक पाइप तीसरी जिसको मैं C मान लेता हूँ ये खाली करने वाली है और ये 8 घंटे में टंकी को खाली कर सकती है। तो तीनों को मैं पहले LCM ले लेता हूँ, कितना आएगा 24, 8 3 24, 6 चौक 24 और यहाँ से 8 3 24। अब कहा गया है कि जब टंकी 1/12 भरी हुई हो तब सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा। अब टंकी 1/12 भरी हुई है, कुल कितनी क्षमता है टंकी की 1/24, 1/12 भरी हुई है तो खाली कितनी है 11/12। तो 11 दूना 22, 12 दूना 24 और 11 दूना 22। अब 22 भरना है और यहाँ से देखो 8 से 14 भर रहा है और तीनों को एक साथ खोलने में बढ़ने वाला 14 भर रहा है, खाली करने वाला 3 खाली कर रहा है। तो 14 भर रहा है, 3 खाली कर रहा है, तो भर कितना रहा है 11। तो 11 का भाग 22 में देते हैं तो 2 घंटे में ये टंकी भर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड 2 घंटा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकल दूरी क्या होगी। ये क्वेश्चन अभी जो ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे उन एग्जामों की प्रत्येक शिफ्ट में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था, तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसमें संबंध क्या होता है वक्रता त्रिज्या और फोकल दूरी में, मैं बता देता हूँ। वक्रता त्रिज्या R बराबर होता है 2 × F। यहाँ पे हमें दिया गया है कि वक्रता त्रिज्या R कितनी है 20 सेंटीमीटर, और पूछा क्या गया है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बराबर F बराबर क्या होगा, ये यहाँ पर बट्टा में चला जाएगा तो 10 सेंटीमीटर, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड 10 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 मीटर पर सेकंड की गति से एक गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, के से इसको लिखा जाता है 1/2 m
वी स्क्वायर 1/2। द्रव्यमान कितना दिया गया है यहाँ पे 22 किलोग्राम और वेग वेग 5 मीटर पर सेकंड। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 11, 11 पंचे 55, 5, 11 दूनी 22 और 5 कितना 27। और यहाँ ऊर्जा कोई भी हो उसका मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है जूल। तो 275 जूल, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार कौन सा होगा। अब दर्पण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में छवि का आकार बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। लेकिन जब बात करें उत्तल दर्पण की तो उत्तल दर्पण में हमेशा उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में हमेशा छवि जो बनेगी वे वस्तु से हमेशा छोटी ही होगी, कभी बड़ी नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोरी और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा भगवान यम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई इस पर रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए ये आवश्यक है कि इस पर रेखाएं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच कोण होगा। इसमें कहा गया है कि एक वृत्त है, इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है, एक ये और ये स्पर्श रेखाएं इस वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या इस त्रिज्या के अंतिम बिंदु पर होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए। इन दोनों के बीच का कोण आपको दिया हुआ है कि 75 डिग्री है। तो आपको पूछा है कि इन त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना होगा। तो इस प्रकार यदि किसी एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो ये आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कुल कितना होता है 180 डिग्री। अब ये 75 है तो ये कितना होगा, तो यहाँ से मैं माइनस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है 105 डिग्री, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया गया है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती प्रतिरोध की बात करते हैं। प्रतिरोध R बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। तो प्रतिरोध रो प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है, लंबाई की भी समानुपाती होता है, परंतु क्षेत्रफल की क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:11 हो तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए। आम और नीम के पौधों की कुल संख्या है 361 और अनुपात है 8:11। आम, मैंगो और या नीम को n से लिख देता हूँ, वे 8:11। टोटल कितने हैं 11, 8, 19। अब पूछा क्या गया हमसे बगीचे में नीम के कितने पौधे, तो नीम के कितने 11 × 11। अब 19 में 19 361। अब 11 99 9 11 और 9 20, तो 209 नीम के पौधे होंगे बगीचे में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 209। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यदि 3x² + ax + 4x - 5 द्वारा पूर्णतया विभाजित हो तो a का मान कितना होगा। अब ये इक्वेशन आपको दी गई है 3x² + ax + 4। ये कहा गया है कि x - 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो x - 5 बराबर क्या होगा 0, x बराबर 5। x का मान यहाँ पर रख देता हूँ 5, 5 × 25 और 25 कितना हो जाएगा 75 + 5a प्लस ये क्या है यहाँ पे 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 5a बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना 75 और 4 कितना हो गया 79। इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। a बराबर कितना होगा -79/5। 5 एकम 5, 6 7 2 और यहाँ से 5 × 25 कितने बचे 4, 8 पंजे 40। आगे माइनस का चिन्ह है तो a का मान कितना होगा -15.8, जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। आपको एक प्रॉब्लम फिगर की सही जल छवि को चुने। जब जल छवि को चुनना होता है तो जल छवि में मिरर, आप यहाँ पे मिरर मान लो, यहाँ पे मिरर मानेंगे तो ये इसकी जल छवि बनेगी। अब जल छवि इसमें से आपको देखना होगा, ये ऊपर चला जाएगा और तीर वाला भी ये ऊपर चला जाएगा। ऐसी कौन सी आकृति में है तो आपको देख, इनमें से ए बी सी डी 4 आपको आकृतियां दी गई है। इनमें से देखने पर आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ये सी वाली आकृति है, इसमें इस दी गई प्रॉब्लम फिगर का सही जल प्रतिबिंब आपको दिख रहा होगा। तो कौन से ऑप्शन में सी दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है सी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। अब थायरोक्सिन बनता कहाँ है, थायराइड ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून दिए गए आंकड़े मोटरसाइकिलों और कुल गाड़ियों के 2017 के अनुसार 6 महीनों में शेयर एक्स में हुए पंजीकरणों की संख्या बताता है। सूचना चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिलों की है और दूसरी संख्या कुल गाड़ियों की है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान मोटरसाइकिलों के अलावा बाकी गाड़ियों की पंजीकरण संख्या कितनी बढ़ी। जनवरी से आपको अप्रैल में देखना है और देखना है कि मोटरसाइकिलों के अलावा बाकी गाड़ियों की संख्या कितनी बढ़ी। तो यहाँ पे पहला आंकड़ा इसमें जो डायग्राम में दिया गया है, ये आपको यहाँ पे लिखा गया है कि दिए गए आंकड़ों में मोटरसाइकिल गाड़ियों 6 महीने दी गई है। चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिलों की है और दूसरी संख्या कुल गाड़ियों की है। तो हमें पहले जनवरी में देखना है, जनवरी में मोटरसाइकिलें कितनी है। पहला आंकड़ा मोटरसाइकिलों का है, एम लिख देता हूँ। दूसरी टोटल गाड़ियों का है तो 21, और यहाँ जनवरी में कुल गाड़ियाँ कितनी, 27। अब अप्रैल की बात करें, अप्रैल में मोटरसाइकिलें कितनी है और टोटल गाड़ियाँ कितनी है। तो अप्रैल में मोटरसाइकिलें कितनी है, 20, टोटल गाड़ियाँ कितनी है, 35। और पूछा गया है कि दिए गए आंकड़े पर जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान मोटरसाइकिलों के अलावा बाकी गाड़ियों की संख्या, बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या कितनी बढ़ी है। तो यहाँ से 21 मोटरसाइकिलें हैं और 27 बाकी गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर कितनी है, 7 ही तो ज़्यादा है, और यहाँ पे कितनी है, 15 ज़्यादा है। तो बड़ी कितनी है, यहाँ से देखा जाए तो 7, यहाँ पे 7 है ज़्यादा और यहाँ पे 15 ज़्यादा है। तो यहाँ पर कितनी बढ़ गई, 9 बढ़ गई। तो और यहाँ पे आंकड़े जो दिए गए हैं वे हमें हज़ार में दिए गए, तो बढ़ जाएगी कितनी, 9000। ऑप्शन नंबर आपको जो फर्स्ट में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। भारत में जीएसटी लागू कब हुई थी, 1 जुलाई 2017 को। कौन सा संविधान संशोधन था, 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन था, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू होती है। और जीएसटी एक क्या है, एक प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाई का मध्य 150 सेंटीमीटर है और उसी कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाई का मध्य 145 सेंटीमीटर है। कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों की संयुक्त मध्य लगभग कितना होगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि गर्ल्स है 25 गर्ल्स है और बॉयज़ कितने हैं उसी कक्षा में, सॉरी 25 तो बॉयज़ है, 25 बॉय और गर्ल्स कितनी है, 35। यहाँ 25 बॉय गर्ल कितनी है, 35। और कहा गया है कि कक्षा में 25 लड़कों की लंबाई का मध्य है 150 सेंटीमीटर और 35 लड़कियों की लंबाई का मध्य है 145 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखते हैं हम 145 सेंटीमीटर प्लस बढ़ कितना रहा है, 5 कितने पर, 25 पर, बटा टोटल यहाँ पर आ जाएगा 5 5 10 की सुम आती है 1 3 3 6, तो 12 पंजे
60 12 दूनी 24, कितना बचा 1, लगाया 0, यहाँ पे 1 0 2 0, 12 × 96, तो 145 से 2 147.08। तो लगभग आपको यहाँ पर बताना है कि 60 विद्यार्थियों की ऊंचाई का संयुक्त माध्य लगभग कितना है, तो यहाँ पे 147 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने रसायन संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रसायन विज्ञान की नींव रखी थी, तो वे वैज्ञानिक एंटोइन एल लवोजियर, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। यहाँ पर आपको रदरफोर्ड नाम दिख रहा होगा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नाभिक की खोज की थी अल्फा कणों के प्रकीर्णन से। यहाँ पे आपको एक नाम दिख रहा होगा डेमोक्रेटिक्स, इन्होंने परमाणु शब्द दिया था। और जोसेफ एल प्रोस्ट, इन्होंने O2 के बारे में एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध की प्रतिशत क्या रह जाएगी। एक मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर है। टोटल मिश्रण आपको दिया गया है 21 लीटर मात्रा है, जिसमें मिश्रण में 2/3 भाग दूध है। 2/3 मतलब 14 क्या है, मिल्क, तो 7 क्या है, वाटर। फिर आगे कहा गया यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो पानी अब कितना हो जाएगा, 11 लीटर। दूध तो वैसे सेम ही रहेगा, 14 लीटर ही रहेगा। मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। अब दूध 14, टोटल कितना हो जाएगा 25 × 100, 25 चौक 100, 4 चौक 56, तो 56% उसमें क्या हो जाएगा, दूध की मात्रा 56% रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड 56%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कौन सा उत्तर चित्र दिए गए प्रश्न चित्र का सही जल प्रतिबिंब है। तो आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम फिगर दी गई है, फिर आंसर फिगर दी गई है ABCD, तो सही इसका जल प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो ये इसका मुख ऊपर की ओर हो जाएगा और ये यहाँ पर कोने में आ जाएगा। तो फर्स्ट में आपको लग रहा होगा फर्स्ट होगा, लेकिन फर्स्ट में ये एक लाइन आ गई, इसलिए ये A वाला तो रॉन्ग हो जाएगा और ये हो नहीं सकता। इसमें देखो यहाँ पर ये बॉक्स सा दिया हुआ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ये जो आपको आंसर फिगर C में दिख रहा है वे इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम ऑप्शन में देखते हैं C किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया गया है C, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। इसमें बोला गया है नीचे दी गई तालिका में कक्षा 10 अनुभाग A और B की मध्यावधि और शतरंग परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण है। अनुभाग A छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। अब अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत कितना होगा, तो यहाँ पर अनुभाग A में आपको इधर परिणाम दिया गया है, फिर अनुभाग A और फिर अनुभाग B। तो अनुभाग A में पूछा गया है कि अनुभाग A में छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। यहाँ दिया गया, एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। नीचे दी गई तालिका में कक्षा 10 अनुभाग A और B की मध्यावधि और शतरंग परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण है। अनुभाग A में छात्रों का प्रतिशत कितना होगा, मतलब कुल का पूछ रहा है कि अनुभाग A में कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे देखते हैं अनुभाग A का टोटल हम एक बार जोड़ लेते हैं, तो 64 और 6 कितना हो गया 70, 64 और 6 70, फिर यहाँ 28 और 14, 8 4 12 2 हाथ की 1, 7 3 10 1 11। अनुभाग A में टोटल कितना है 112। अनुभाग B में कितना है 23 12 17 और 55। इनको एक बार ऐड कर लेते हैं, 7 5 12 12 5 17 का 7 हाथ की 1, और यहाँ पे 2 2 4 1 5 5 5 10, कुल कितना हो गया 107। तो टोटल 100 कितना हो जाएगा ये 7 2 9 1 219। अब अनुभाग A में कितना है पूछा गया है कि अनुभाग A में कितना प्रतिशत है, तो टोटल कितना है 219 और अनुभाग A में कितना है 112। और परसेंट निकालने के लिए जैसे ही आप इसको 100 से गुणा करोगे तो आपको यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन
ज़्यादा है तो मैं सीधा ऑप्शन दे के बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 51.11। ये आप कैलकुलेशन करके एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें नीचे दिए गया कौन सा अनुमान निहित है। तर्क: बस यात्रा कंपनी बेस्ट ने अपने किराए में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अनुमान: यात्री बेस्ट बस यात्रा कंपनी में कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं। आपको कहते एक बार तर्क वापस पढ़ लेते हैं। बस यात्रा कंपनी बेस्ट ने अपने किराए में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया। अनुमान: यात्री बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं चुन सकते? तो इसका करेक्ट आंसर ये जो आपको अनुमान फर्स्ट दिया गया है ये करेक्ट है, हाँ चुन सकते हैं। और अनुमान सेकंड क्या दिया गया है? किराए वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहली जैसी बनी रह सकती है। हाँ, रह भी सकती है। तो इसका अनुमान फर्स्ट और अनुमान सेकंड दोनों निहित है। तो ऑप्शन आपको थर्ड में दिख रहा होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? तो इसका एक बार मैं आपको समझ बता देता हूँ। C/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100। तो आपको यहाँ से सेल्सियस और केल्विन के बारे में पूछा गया है। तो 100 से 100 कैंसिल, C बराबर क्या होगा? K-273। अब आपको कहा गया है कि सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। सेल्सियस आपको दिया गया केल्विन में बदलना है। तो K बराबर क्या होगा? C+273। तो दिए गए तापमान में 273 ऐड करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तत्व ए, बी और सी डोबर्नियर के ट्राइड के रूप में व्यवस्थित है। यदि ए का परमाणु क्रमांक 7 और सी का 39 है तो बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? अब डोबर्नियर ने अपना ट्राइड नियम दिया था जिसमें कहा था 3 ट्राइड बना दिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जब फर्स्ट और थर्ड दोनों को जोड़ा जाता है, जोड़ के उसका मध्य निकाला जाता है तो वे सेकंड वाला आता है। यहाँ पर आपको परमाणु द्रव्यमान फर्स्ट का दिया हुआ है 7 और थर्ड का कितना दिया है? 39। दोनों को ऐड करके इनका मध्य निकालने पर सेकंड वाले का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। तो 39 में जैसे 7 ऐड करेंगे कितना आएगा? 46/2। मध्य निकालना है तो 2 का भाग देंगे कि 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 23। तो इस मध्य वाले का बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 23। लेकिन यहाँ पे आपके रेलवे ने इसका आंसर 20 दिया है जो रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। युद्ध के मैदान में हमेशा तीर होना ही आवश्यक है। अब आप कहोगे सैनिक तो होंगे, सैनिक बिना युद्ध थोड़ा होता है, लेकिन इसका तीर ही करेक्ट आंसर होगा। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अगर घड़ी में नंबर 1 को m द्वारा, नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाता है और इसी तरह अन्य अंकों को तो जब समय 21 होते हैं तो घंटे की सुई अक्सर पर होगी। यहाँ पे मैं आपको एक क्लॉक बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर 12, 6, यहाँ पे 3, 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। अब यहाँ पे बोला गया है कि 1 को लिखा जाता है m, 1 को m लिखा जाता है, 2 को n, m, n, o, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, o, p, q, r, s, t, u, v, w और यहाँ पे x। ठीक है, आगे इस प्रकार लिखना है। तो 21 का मतलब 11 बजे यहाँ पे पूछा गया है। तो 21 समय घंटे वाली सुई अक्सर पर किस पर होगी? यहाँ पर 21 मतलब 10, सॉरी 22, 21, यहाँ से 24, 23, 22 और ये 21 मतलब 9। तो घंटे वाली सुई यू की तरफ होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 2016 में ओलंपिक खेल कौन से शहर में आयोजित हुए? तो ओलंपिक खेल की बात करें
तो 2016 में ओलंपिक खेल हुए थे रियो डी जेनेरियो में, 31 नंबर के ओलंपिक खेल हुए थे। बात करें कि 32 नंबर वाले ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए थे, तो ये 2020 में प्रस्तावित थे, लेकिन कोरोना के कारण 2020 में नहीं हो पाए और उसके बाद 2021 में आयोजन किया गया था टोक्यो में। बात की जाए 33वें ओलंपिक खेल जो होंगे 2024 में, कहाँ पर होंगे, पेरिस। और बात की जाए 34वें ओलंपिक खेल जो 2026 में होंगे, ये होंगे आपके लॉस एंजल्स यूएसए में। और बात की जाए 35वें ओलंपिक खेल तो ये होंगे आपके ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 में। अब बात की जाए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है आपके ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। और ओलंपिक की शुरुआत हुई थी आपके 1896 से। सर्वप्रथम ओलंपिक हुए थे ग्रीस की राजधानी एथेंस में। आदर्श भाई की ओलंपिक का है यूनाइटेड बाय इमोशन। शुभंकर जो 2021 वाले टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसका शुभंकर था मिराई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 27 की। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें। अब बढ़ई का काम किससे होता है, हथौड़ी से। इसी प्रकार आपके नलसाज का काम किससे होता है, पान्ना से। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। दी गई छवि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक में सन्निहित है। बताइए कि प्रश्न छवि इन चारों विकल्पों में से किस में छुपी हुई है। तो आपको ये प्रश्न छवि दी गई है, उसके बाद ये 4 आपको ABCD विकल्प दिए गए। इन चारों विकल्पों में से कौन सी विकल्प में प्रश्न छवि सन्निहित है, तो आपको ध्यान से देखने पर पता चल रहा होगा कि ये प्रश्न छवि यहाँ बी वाले में दिख रही होगी सन्निहित। देखो ये बी वाला है, बी वाली आकृति में ये प्रश्न छवि पूर्णतः सन्निहित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 3rd में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 29 की। इसमें बोला गया है कि किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उनकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 हेतु चुना गया। तो वे सुखम दुखम ये उनकी कृति थी जिनके लिए 2017 में व्यास सम्मान मिला था। तो वे ममता कालिया को 2017 में व्यास सम्मान मिला था उनकी कृति दुखम सुखम के लिए। अब व्यास सम्मान की बात की जाए 2021 में किसको मिला, तो 2021 में व्यास सम्मान मिला था असगर वजाहत को। इनका नाटक था महाबली। कौन सा नाटक था, महाबली के लिए असगर वजाहत को मिला था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। और फर्स्ट टाइम 1991 में रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान मिला था। साहित्य में ज्ञानपीठ के बाद सबसे बड़ा सम्मान है तो वे व्यास सम्मान ही है। और व्यास सम्मान में 4 लाख रुपये दिए जाते हैं, स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है। आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड में एक नाम दिख रहा होगा, झुम्पा लाहिरी। तो इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक है वेयर अबाउट, और इस बुक के लिए इनको पुलित्जर अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या हो उसका इकाई अंक यदि 2, 3, 7, 8 इनमें से आ जाए तो उसका वर्गमूल हम यदि निकालेंगे तो वे हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड में ये 8 और इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने पर हमें हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये एक अपरिमेय संख्या √8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। किसी धनराशि को 4 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि निवेश 5 वर्षों के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी, हम मान लेते हैं आरंभ में निवेश की गई राशि 100 रुपये थी। अब 100 रुपये का 4 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज कितना हो गया, 4 पंजे 20, 2 7 28 2 30 रुपये। और यदि 5 वर्षों के लिए निवेश करें तो यहाँ पर 100 रुपये की राशि के लिए ब्याज कितना होगा, 5 चौड़ी 25, 2 7 पंजे 35, 2 37। 4 वर्षों के लिए ब्याज आएगा 30 रुपये,
5 वर्षों के लिए ब्याज आएगा 37.5 रुपये। तो यहाँ पर ज़्यादा कितना आ रहा है, 1 वर्ष के लिए ज़्यादा निवेश करेंगे तो ब्याज कितना ज़्यादा होगा 7.5। और ये क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 वर्षों के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 अधिक होता। हम कहते हैं कि 7.5 अधिक होता। मूलधन निकालना है तो 100 से गुणा करा देता हूँ मैं, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0। 25 का भाग 3 बार, 25 75, 25 चौक 100, 3 का भाग इसमें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 15, 5 3 15, अब 0, 5 चौक 20, 2 4 दूनी 8, 2 10 की सुमात की 1, 4 एकम 4 1 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी होगी 5000, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है, नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए ये ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। कथन, लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते या स्वयं टैक्स नहीं देते। अब निष्कर्ष फर्स्ट में क्या कहा गया है, सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को किया जाने वाला कर देश निर्माण में काम आता है। हाँ, निष्कर्ष फर्स्ट करेक्ट है। निष्कर्ष सेकंड का क्या कहा गया है, करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज़्यादा धनराशि एकत्रित हो सके। ये गलत बात है, क्योंकि लोग तो पहले ही सोच रहे हैं कि ये कर क्या है, एक बोझ का रूप है, और करों में और ज़्यादा वृद्धि कर देंगे तो क्या टैक्स भर पाएंगे। तो यहाँ कथन को देखा जाए तो निष्कर्ष सेकंड यहाँ पर रॉन्ग होगा और निष्कर्ष फर्स्ट ही यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दिख रहा होगा सिर्फ निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे। तो भारतीय मुख्यमंत्री ये पंजाब के पूर्व सीएम रह चुके अमरिंदर सिंह, उनके पिताजी महाराजा थे। ये चंद्रबाबू नायडू, ये वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। टीआरएस इनकी पार्टी है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी से रिलेटेड है। और ये चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना में पहले रह चुके हैं, वर्तमान में तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव, जो टीआरएस पार्टी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल आपको दिया गया है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा। घनाभ की 3 सतहों का क्षेत्रफल दिया गया है L इंटू बी, बी इंटू एच, और एल बी, बी एच और एल एच। ये है 20, ये है 32 और ये है 40। और आपको पूछा गया है घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच। अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू सोचना है। आपको फॉर्मूले को आप यहाँ से L का, B का, H का यहाँ से सोल्व करके इसको मान निकालने की कोशिश करोगे तो वे बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको एल बी एच की वैल्यू सोच के यहाँ पे रख देना है, और कौन सी वैल्यू इनकी संतुष्ट करती है उन वैल्यू को यहाँ पर रखने पर आपको घनाभ को आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ एल की वैल्यू एक बार देखता हूँ। एल की वैल्यू रखता हूँ मैं 8, और नहीं तो मैं एल की वैल्यू रख दूँ 4, रख दूँ एक बार, बी की वैल्यू रख दूँ 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो सेट हो नहीं रहा है। अब एल की वैल्यू रख देता हूँ मैं एल इंटू बी, बी एच, एल इंटू एच। ये है 20, ये है 32 और ये है 40। एल की वैल्यू रखता हूँ मैं 4 और बी की वैल्यू रखता हूँ 5, तो 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बी की वैल्यू रखता हूँ 5 इंटू यहाँ पे 4, बी की वैल्यू 4 होगी, एल की वैल्यू 5 होगी, और एच की वैल्यू 8। 8 चौक 32, एल की वैल्यू मैंने मानी थी 5 और बी की वैल्यू 8। 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 5 चौक 20। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और एच की वैल्यू यहाँ से 8 निकल के आ जाएगी। तो 4 इंटू 5 इंटू 8, 8 पंजे 40, 4 चौक 16, 160 मीटर क्यूब, ये घनाभ का आयतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 35 की। धातुओं को अम्ल के साथ अभिक्रिया
द्वारा उत्पन्न होती है। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके जल तथा लवण का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, दी गई श्रृंखला में अनुपस्थित पद बताइए। यहाँ पे दिया गया है, आपको एक श्रृंखला दी गई है BGLDIN, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है और फिर यहाँ पे HMR। तो यहाँ से B से C D फिर 2 जोड़ना है, तो D से E F और F से आगे G H आ जाएगा। ऐसे ही G से HI, I से J K और K से L M, ऐसे L से MN, N से OP, तो FPK जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा धुलाई का सोडा। धुलाई का सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। बेकिंग सोडा और नीचे दिया गया है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर क्या है, जब बेकिंग सोडे के अंदर कोई भी अम्ल मिला दिया जाता है तो वहाँ पर बेकिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है। अब न्यूनांक भिन्न बोल दो न्यूनांक, या बोल दो उचित भिन्न। उचित भिन्न जिसका अंश छोटा हो, अंश छोटा और हर बड़ा, वे न्यूनांक भिन्न या उचित भिन्न कहलाती है। तो इन 4 ऑप्शनों में देखने पर आपको अंश छोटा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही अंश छोटा और हर बड़ा दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105/112 एक न्यूनांक भिन्न या एक उचित भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, यदि a + b + c = 0 हो तो a³ b³ c³ का स्क्वायर ये कितना होगा। यहाँ पे देखते हैं a + b + c बराबर a + b + c बराबर दिया गया है 0 और पूछा गया है a³ + b³ + c³ का होल स्क्वायर कितना होगा। तो यहाँ से a³ + b³ + c³ -3abc बराबर होता है आपके a + b + c, और यहाँ पे नेक्स्ट होता है a + b + c। यहाँ पे फॉर्मूला होता है a + b, यहाँ पे आगे दिख रहा होगा, इधर लिख दूँ यहाँ पे फॉर्मूला a + b + c/2 और कोष्टक में a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर, यहाँ पे कोष्टक बंद। अब यहाँ पे दिया गया a + b + c बराबर 0, तो ये टर्म 0 होगी तो ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। और यहाँ से a³ b³ c³ बराबर क्या होगा, a³ + b³ + c³ बराबर क्या होगा 3abc। और आपको पूछा क्या गया है a³ b³ c³ का होल स्क्वायर पूछा गया, तो इधर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 × 3 = 9, a² b² c²। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया गया है कि कोट की पावर 4 थीटा प्लस कोट का स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक की पावर कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। यहाँ पे दिया गया है कोट 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3 और पूछा गया है कि कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। तो यहाँ से मैं कोट स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो कोट स्क्वायर थीटा कॉमन ले ले तो बचा क्या, कोट स्क्वायर थीटा माइनस +1, यही तो है, बराबर कितना होगा 3। अब कोट स्क्वायर थीटा +1, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये कोट इधर जाएगा तो 3, ये बटा में जाएगा तो ऊपर ले जाने पर क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 3,
टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मैं देखो कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो 1 माइनस क्या बचेगा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 3 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू, अब टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर आपस में रिवर्स होते हैं तो ये दोनों कट जाएंगे और इसकी वैल्यू क्या बचेगी 3। तो ऑप्शन नंबर आपको फोर्थ में दिख रहा होगा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इसमें बोला गया है कि उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करता है। आपको श्रृंखला दी गई है ए सी टी, फिर दिया गया है ई जी जी आई एन के, और फिर रिक्त स्थान। तो यहाँ से देखो ए आगे ई आगे आई, फिर यहाँ पे क्या होगा ओ। अब इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट वालों दो को आपको देखना ही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्न हल करें। आपको ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, दिया गया है -1/4, फिर ब्रैकेट -45 माइनस या माइनस दिया गया है 96 भाग, और यहाँ पर -32, और आपको ये पूछा गया है। तो -1/4 -45 तो रह जाएगा, माइनस माइनस कितना होगा +96 और -32, तो 32 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, तो ये माइनस का 3 और माइनस का 45 कितना हो जाएगा माइनस का 48, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 4 का भाग 48 में कितनी बार जाएगा 12 बार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इसमें पूछा क्या कहा गया है कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु का 5/6वां हिस्सा है। मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां उतना ही है जितना मेरे चचेरे भाई में सी मान लेता हूँ, सी की आयु का 5/6वां हिस्सा है, 5/6वां हिस्सा है। मेरी 10 साल पहले की आयु उनकी आज से 4 साल बाद की, मेरी 10 साल पहले आयु उनकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी। मेरी 10 साल पहले की आयु उनकी आज से कितने साल 4 साल बाद की आयु होगी, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी होगी। पहले तो इसका अनुपात मैं एक बार निकाल लेता हूँ, तो m/c बराबर कितना हो जाएगा 25/18। तो इसमें पूछा क्या गया मेरी वर्तमान आयु, तो m बराबर कितना होगा c का कितना हो जाएगा m, ये 10 उधर चला जाएगा तो c+14 और m और c का अनुपात यहाँ पे आपको पहले दिया गया है कि यहाँ पे 18 और 25, तो अनुपात एक बार मैं निकाल देता हूँ। m और c का अनुपात है 18 और 25 और 18, तो मैं यहाँ से c का मान रख देता हूँ। तो c बराबर कितना होगा m इंटू 18/25, तो m बराबर m इंटू 18/25 प्लस 14, यहाँ से इधर आएगा तो ये 25m बराबर 18m प्लस 25 और 100 10, 25 और 10 35 350, ये 18 इधर आएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 7m बराबर कितना होगा 350, तो m बराबर कितना हो जाएगा 7×5 35 और 0, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी होगी इसमें 50 वर्ष, जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है जैसे कपड़े। अब भोजन को कहाँ पर रखा जाता है फ्रिज में, उसी प्रकार कपड़ों को कहाँ रखा जाता है अलमारी में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, 2 kg के द्रव्यमान वाली एक वस्तु
ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा का मैंने फॉर्मूला बताया था 1/2 mv²। लेकिन गतिज ऊर्जा 2 सेकंड बाद पूछी गई है। 2 सेकंड बाद उस वस्तु का वेग कितना होगा? तो उसको निकालने के लिए आपको यूज में लेना होगा गति के समीकरण। यहाँ से प्रारंभिक वेग u दिया गया है, समय t दिया गया, अंतिम वेग v बराबर क्या होता है u प्लस at। अब v निकालना है, u कितना है 20। अब वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो a त्वरण क्या है माइनस में होगा 10 × t। समय कितना है 2 सेकंड। तो अंतिम वेग v बराबर कितना होगा 0। अंतिम वेग कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पर अंतिम वेग 0 होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यहाँ से अंतिम वेग v का मान यहाँ पे 0 रखूँगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 0 जूल। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 46 की। तो 46 में क्या कहा गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अब थोड़ा सा आकृति को मैं जूम कर देता हूँ। अब त्रिभुज देखना है यहाँ पे कितने इसमें त्रिभुज है। तो यहाँ से देखिए इसमें कितने त्रिभुज है 3। यहाँ पे कितने त्रिभुज दिख रहे हैं 3। और फिर इस डायग्राम में कितने हैं 3। और यहाँ से देखिए इस डायग्राम में कितने हैं 3। और यहाँ पे एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये रहा। तो कितना होगा 3 m 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 और एक ये 13 और एक ये 14। उसके बाद कोई आपको त्रिभुज नहीं दिख रहा होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14। कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। 750 रुपये की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपये प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर। अब यहाँ से दर पूछा गया है तो दर बराबर क्या होता है ब्याज इंटू 100। ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो समय कितना है 3 महीने। समय को मैं किस में बदलना है वर्ष में। तो 12 का भाग दूंगा तो 12 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से 6 3 18 25 3 75 25 100 0 से 0। 3 का भाग कितने बार 2 बार। तो 12 दूना 24 और 24 इंटू 4 24 96। और यहाँ पे कहीं मिस्टेक कर दिया कितने रुपए है 750 रुपये है ना। एक बार 25 100 यानी 0 नहीं है। ये 0 कैसे काट दिया मैंने 0 तो 1 है। तो 96/10 तो 0 कटाऊंगा तो पॉइंट लगा दूंगा 9.6%। तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा होगा ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें नीचे दी गई कौन सी अनुमान निहित है। अब तर्क दिया गया है कि सार्वजनिक धूम्रपान कानूनी अपराध है। अनुमान फर्स्ट कह रहा है धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए 100% हानिकारक है। और अनुमान सेकंड में क्या कहा है धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो ये भी करेक्ट है। हाँ धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होना तो फर्स्ट सही इसमें दिया गया है। केवल अनुमान 2 ही निहित है। धूम्रपान धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और तर्क में दिया गया है कि सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। हाँ सही है। यहाँ पे ये तर्क है जो अनुमान फर्स्ट तर्क से ये रिलेटेड भी नहीं है। यहाँ पर सार्वजनिक स्थान की बात की गई है और अनुमान फर्स्ट में कहीं सार्वजनिक स्थान की बात की नहीं गई। तो हाँ केवल अनुमान सेकंड ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। दिया गया वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं। इसके अनुसार अर्थात 2 भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है?
तो वो 2 भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे देखो एल 2 भाषाएं बोल सकता है, ओ भी 2 भाषाएं बोल सकता है, एम भी 2 भाषाएं बोल सकता है और एन ये 3 भाषाएं बोल सकता है। तो 100% 3 बोलने वाला 2 तो बोलेगा ही। तो 2 भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, एल प्लस ओ प्लस एम प्लस एन। अब ये आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको देखना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि रेलवे ने माना है ऑप्शन नंबर फोर्थ कैसे मान लिया। एन जो 3 भाषाएं बोल सकता है 100% में 2 तो बोलेगा ही, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर नहीं है, रेलवे ने इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 माना है, जो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया है, हरदीनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसने जीता। तो हरदीनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 जावेद अख्तर ने जीता था। और बात की जाए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा होगा आशा भोसले, ये क्या कौन है, सिंगर है। अनुपम खेर कौन है, एक्टर है। और यहाँ पर शबाना आजमी, ये शबाना आजमी कौन है, एथलेटिक है, कहाँ की, पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, निरंतर बल लागू होने पर ये 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये आपको पूछा गया है। तो बल द्वारा किया गया कार्य इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/2, एम का मान कितना है 4 इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर, वी कितना हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यहाँ से 2 25 दूना 50 जूल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। अब लेटरल मेरिस्मेटिम टिश्यू, इनके कारण तने का जड़ तना और पौधे के तना का पार्श्व भाग बढ़ता है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू से। यहाँ पे पार्श्व संयोजित तक इसको हिंदी में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हरियाणा सरकार ने बाबा रामदेव को योग के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, मनोहर लाल खट्टर। यूपी की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ। राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जयराम ठाकुर वर्तमान में सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत में दादा साहब फाल्के पुरस्कार ही है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था। और 52वां वर्तमान में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है यह आशा पारेख को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। ओडिशा को अधिकतर के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। अब ओडिशा ये समुद्र तट पर आता है, समुद्र तट पर स्थित है और उड़ीसा के तट को बोला जाता है उत्कल का तट। और उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। तो समुद्री तट पर स्थित होने के कारण ओडिशा में अधिकतर ये चक्रवाती आपदाएं आती रहती है। तो चक्रवाती आपदाओं से उड़ीसा को सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से ठीक वैसा ही है जैसा कि कर्नाटक का संबंध। मध्य प्रदेश में पन्ना हीरे की खान है, उसी प्रकार कर्नाटक में कौन है, सोने की खान कौन सी है, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड। तो कर्नाटक का संबंध किससे होगा, सोने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। नीचे दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि उसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है। पी क्यू आर एस और टी में सबसे वजन कम किसका है। कथन पृष्ठ में दिया गया है कि क्यू का वजन पी और एस से कम है। यहाँ पे कथन नंबर पृष्ठ में दिया गया है कि क्यू का वजन है जो पी और एस से कम है। अब पी और एस का वजन कितना है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन क्यू का वजन पी और एस से
कम है तथा एस का वजन टी से ज़्यादा है। एस का वजन है जो टी से ज़्यादा है, मतलब टी का वजन ही कम ही होगा, किससे? एस से टी का वजन कम होगा। एस का वजन टी से ज़्यादा है। अब आर का वजन क्यू से अधिक है लेकिन टी से कम है। अब आर का वजन क्यू से तो अधिक है लेकिन इस टी से कम है। अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट इस प्रकार से दिया गया है और फिर यहाँ पे हमें देखना होगा, पूछा गया है कि सबसे कम वजन किसका है। तो यहाँ से देखा जाए तो सबसे कम वजन किसका होगा? क्यू का। और ये दोनों सबसे कम वजन हम कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर ही निकाल सकते हैं। केवल कथन फर्स्ट से भी नहीं निकाल सकते और केवल कथन सेकंड से भी नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो एंडोस्पर्म ये बढ़ते हुए भूषण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। अब एंडोस्पर्म ये कहाँ होता है? ये बीजों के अंदर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रम से 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है। इस प्रकार त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ये त्रिभुज है, समकोण बनाने वाली दो भुजाएं, एक 3 सेंटीमीटर दूसरी 4, और ये समकोण बनाती है तो ये तीसरी कितनी होगी? 100% कितने सेंटीमीटर होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। और इस त्रिभुज के परिवर्त, ये परिवर्त है, पूछा गया है कि इस त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो परिवर्त का हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होगा? 22/7 इंटू आर का मान कितना होगा? ये त्रिभुज में जो ये कर्ण वाली भुजा होती है ये इस परिवर्त के व्यास के रूप में काम करती है और व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर त्रिज्या का मान कितना होगा? 5/2। तो 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 25/4, और जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो फाइनल वैल्यू आएगी 6.25 पाई। यहाँ पर पाई का मान एज इट इज ऑप्शन में दिया गया, पाई रखा गया है, 22/7 नहीं लिया गया है। तो 25/4 और पाई, और यहाँ पे 6 चौक 24 बचेगा कितना? 1 लगाया पॉइंट, उत्तरा 0, 4 दूनी 8 बच्चे 2, 4 पंजे 20 पाई। तो 6.25 पाई इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा। दी गई श्रृंखला में अगले चित्र को चुने। अब यहाँ पर दिया गया है AFIZL, इस प्रकार नेक्स्ट चित्र कौन सा आएगा? तो नेक्स्ट चित्र यहाँ पे आएगा, ऑप्शन नंबर आपको 4 में दिख रहा होगा, ये 5 लिखा हुआ है, 5 पर क्या है? L। तो ये नेक्स्ट चित्र यहाँ पर होगा। जब सीरीज को नेक्स्ट या चलाते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे कुछ डिजिट, एक फिक्स डिजिट जोड़ने के बाद ये ऑप्शन नंबर 5 ये L है, ये यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन वार स्थान होना चाहिए लेकिन पहले ही प्रश्न में दे दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। वसा और तेलों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन वसा और तेलों में जुड़कर उसका ऑक्सीकरण कर देती है, जिसके कारण खाद्य पदार्थों से लगातार दुर्गंध आती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। 62 में ये बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन है, दिया गया है -261 प्लस 380 माइनस, और यह -521 इधर दिख रहा होगा नहीं तो नीचे लिख देता हूँ, प्लस 821 माइनस और -121। तो पहले कोष्ठकों में सरल कर लेता हूँ। यहाँ से -261 और यहाँ से ये माइनस होगा -380 माइनस प्लस 521 प्लस 821 और माइनस प्लस 121। तो ये सभी प्लस के, प्लस वालों को जोड़ूंगा तो 1 2 3, 2 2 2 2 4 और 2 3 6, और यहाँ पर 8 1 9 9 5 14, प्लस के कितने हो गए 1463, माइनस के कितने हो गए
8 से 14, 3 3 6, 641। तो 641 को इसमें से मैं माइनस करूँगा, 2 2 2, यहाँ पे 14 और 6, 8 से 14, 822। तो ऑप्शन नंबर आपको 4 में दिख रहा होगा, 822 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होते? तो बल कभी भी प्रकृति में अकेला नहीं हो सकता। बल हमेशा जोड़े के रूप में भी होगा। वे गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे विद्युत बल हो, नाभिकीय बल हो, कोई सा भी बल हो, तो बल हमेशा जोड़े के रूप में भी होता है। कभी भी अकेला नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बल प्रकृति में कभी अकेला नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है। अब 64 को आपको स्वयं को सोल्व करके देखना है। यदि इसकी आपको कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए और ये शॉर्ट हो जाए बिना इक्वेशन के, तो वे आपको कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। मैंने इस पर प्रैक्टिस मारी थी, लेकिन ये क्वेश्चन बिना इक्वेशन के नहीं हो रहा है। तो और इक्वेशन के लिखा के मैं आपको यदि यहाँ पे सोल्व करूँगा तो आपका काफ़ी समय बर्बाद होगा। इसलिए इस एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको स्वयं करनी है। मैं इस PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय ओलंपिक हाई जंपर का नाम बताइए जिन्होंने रियो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्हें 2017 में पद्म श्री से सम्मानित किया। तो वे कौन है? मरियप्पन थंगावेलु। ये पैरा ओलंपिक पैरा खिलाड़ी है, हाई जंपर। अब बात की जाए मरियप्पन थंगावेलु की, तो ये 2016 में इन्होंने पैरा हाई जंपर में स्वर्ण पदक जीता था, और जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें हाई जंपिंग में इन्होंने रजत पदक जीता था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा होगा वरुण भाटी। तो ये वरुण भाटी भी पैरा हाई जंपर है। फिर आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा होगा नरेंद्र रणवीर। ये नरेंद्र रणवीर भी पैरा भाला फेंक है। और देवेंद्र जाजड़िया नाम दिख रहा होगा, राजस्थान से है ये भी पैरा ओलंपिक में ये भाला फेंक है। इन्होंने 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, यदि प्रश्न छवि के दाईं तरफ दर्पण रखा जाता है तो छवि की सही दर्पण छवि चुनिए। ये आपको प्रॉब्लम फिगर दी गई है, और इस प्रॉब्लम फिगर के यहाँ पर आपको ये दर्पण रखा गया है। तो आपको आंसर फिगर है ABCD, इनमें से कौन सी करेक्ट इसकी दर्पण छवि होगी? तो फर्स्ट वाली तो हो नहीं सकती है, उल्टा हो गया। ये सेकंड में ये ऊपर चला जाता है जब यहाँ दाएं ओर दर्पण रखा जाता है तो ऊपर तो नहीं जाएगा, पार्श्व परिवर्तन होगा केवल। ये भी नहीं हो सकता D वाला। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 हो तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके 2n² के रूप में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला होता है 2n²। पहली कक्षा KLMN, तो K के लिए मान 1 होता है, तो यहाँ से 1 रखूँ तो 2, फिर दूसरी में 2 दूनी 4 दूनी 8, तीसरी में 9 दूनी 18। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो क्रिप्टॉन की परमाणु क्रमांक 36 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर क्या आएगा 3p6, 4s2, 3d10। इस प्रकार से हम भरेंगे। तो 1s2, 2s2 कितने 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 से 18 18 2 20 20 10 30। इसी प्रकार ये नेक्स्ट चलता रहेगा। तो क्रिप्टॉन इनका योग पहले में 2, फिर 8, फिर 18, और फिर कितना भरा जाएगा इस 2n² के अनुसार। पहले में 2, दूसरे में 4 दूनी 8, तीसरे में 9 दूनी 18, चौथे में 4 तो 16 दूना 32। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा होगा 2, 8, 18, फिर बच्चे कितने 8, तो अंतिम कोष में कितने भर देंगे 8। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 68 की। तो 68 में क्या कहा गया है कि निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। अब राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। X एक सुंदर है। अब निष्कर्ष दिया गया X राजनेता से शादी करेगी
अब ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एक्स राजनेता से ही शादी करेगी। राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं और एक सुंदर है, लेकिन यहाँ पे एक्स राजनेता से शादी करेगी ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो निष्कर्ष फर्स्ट रोंग होगा। निष्कर्ष सेकंड में कहा गया एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी, तो पहला कह रहा है करेगी और दूसरा कह रहा है नहीं करेगी। तो इसमें देखा जाए तो इसमें ऐसी कंडीशन में होगा या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो इस प्रकार से हम कथन में जाते हैं। तो सेकंड में देखिए आपके दिए गए या तो एक या दो अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक बिल्डर बी 10 घंटे में दीवार बना सकता है। विध्वंसक को वी मान लेता हूँ। वी 14 घंटे में पूरी तरह इस दीवार को ध्वस्त कर सकता है। जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करते हैं, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक को बाहर निकाल दिया जाता है। दीवार निर्माण करने के लिए कुल कितना समय घंटों में लगेगा। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। 54 70, कुल कार्य कितना है 70, 10 का भाग 7 बार। बिल्डर 7 की रफ्तार से बनाएगा, विध्वंसक 54 70 5 की स्पीड से तोड़ेगा। अब यहाँ 1 घंटे में बिल्डर 7 बना रहा है, विध्वंसक 5 तोड़ रहा है, तो बन कितनी रही है 2। और इस प्रकार इन्होंने 7 घंटे तक तो बिल्डर और विध्वंसक ने एक साथ कार्य किया, तो 7 घंटे तक कितना कार्य हो गया 14 कार्य हो गया। अब 14 कार्य हो गया तो बाकी कितना बचा 70 में से 14 घटा देते हैं, तो 50 और 56 बाकी बचा 56 बाकी बचा 7 घंटों तक। अब विध्वंसों को निकाल दिया जाता है तो बिल्डर ही बाकी काम बनाने का ही काम रहेगा, तो बिल्डर 8 घंटे और लेंगे। पहले 7 घंटे, इसके बाद 8 घंटे, तो कुल कितना समय लग गया 15 घंटे। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला गया है कि नीचे दी गई बिंदु में से किस में 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाएगा। अब 1 बनने के लिए 5/8 आपको ऑप्शन में देखना ही नहीं है। 5/8 में क्या जोड़ना है 3/8। यहाँ पर बच कितने रहे 3 और नीचे 8, 3/8 जोड़ने पर 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इन ऑप्शनों में देखें तो 3/8 कहीं दिख नहीं रहा है, तो दोनों को यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से गुना करा दो तो कितना होगा 6/16। और ये आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। श्री एक्स ए बिंदु से यात्रा आरंभ करता है और पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है। यहाँ से उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व है। अब श्री एक्स ए बिंदु से यात्रा आरंभ करता है और पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है। यहाँ से श्री एक्स ए बिंदु से स्टार्ट होता है, पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है तथा बाईं ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है। इधर बाईं ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। ए और बी बिंदुओं के बीच की लघुत्तम दूरी कितनी होगी, ये आपको पूछा गया, ये कितनी होगी। तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना है, तो कर्ण बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर कितना है 5 और 2500 और यहाँ पर 8 × 64, 6400, कुल कितने हो गए 0 0 5 4 9 6 2 8। यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर और स्क्वायर हटाऊंगा, दोनों तरफ यहाँ पर अंडरूट लग जाएगा, 2 0 है तो ये 10 बाहर आ जाएंगे, 10 और अंडरूट के अंदर 89 बच जाएगा। तो 10 अंडरूट 89 जो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न नहीं होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा होगा, ये बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न नहीं होती है। ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 मीथेन हो गया और H2S लाफिंग गैस है, ये तो आपके इस बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न होती है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो अत्यधिक जहरीली गैस है और O2 के साथ अत्यधिक तेजी से घुल जाती है, ये आपके इस बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। दिए गए क्रम में भिन्न चित्र का चयन करें। आपको ABCDE आपको 5 चित्र दिए गए हैं। अब इन 5 चित्रों में देखा जाए तो देखो X
और बिंदु, इसमें भी x और एक बिंदु, इसमें x और दो बिंदु है, इसमें x और एक बिंदु है, इसमें भी x और एक बिंदु है। तो इसमें x के साथ कितने बिंदु है? दो बिंदु है। तो ये सी वाला डायग्राम है, ये इन चारों से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा होगा से सी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, यदि यहाँ पर खालिस्तान दिया शामिल हो जाए तो और भी अधिक विविधताएं उत्पन्न हो जाएगी। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में विविधताएं सर्वाधिक होती है। बाकी ये बाइनरी विखंडन हो गया, वानस्पतिक जनन हो गया, अलैंगिक जनन हो गया, इनमें विभिन्नताएं कम होती है लैंगिक जनन की तुलना में। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 जो आपका अंतिम क्वेश्चन है, ये भी फिर से आपके बोर्ड मास से संबंधित है। 27 माइनस यहाँ पर कोष्टक 38 माइनस 46 माइनस 15 माइनस 13 माइनस 2, फिर मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। जब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे 27 माइनस 38 को रहने देता हूँ, एक बार इनका सॉल्यूशन कर लेता हूँ। 13 और 2 15, 15 प्लस के 15 माइनस के तो कैंसिल हो गए। फिर यहाँ पर ये माइनस के कितना हो जाएगी 46, 27 माइनस यहाँ 38 प्लस के 46 माइनस के, तो माइनस के कितने बचेंगे 8, माइनस माइनस की क्या हो जाएगा प्लस, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, तो 35 प्लस का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको थर्ड में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। तो आज आपके साथ मैंने रेलवे एलपीओ टेक्नीशियन 2018 में जो क्वेश्चन पेपर था 9/8/2018 की सेकंड शिफ्ट का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया है। नेक्स्ट कल 9/8/2018 की शिफ्ट जो थर्ड का क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। और आज ये जो मैंने आपको 9/8/2018 की शिफ्ट सेकंड का जो पेपर था इसका सॉल्यूशन करवाया था, इसकी पीडीएफ मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा। उस लिंक पर जाके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से इसकी पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करके स्वयं को एक बार प्रैक्टिस मार लेनी है। अब आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी ये दायित्व है कि आप भी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे लिए तो आप ही सब कुछ वो, आप ही मोटिवेशन हमारे लिए हो। आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करोगे तो हम भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।